टॉपिक्स आपको दोबारा गो थ्रू करने चाहिए। बच्चे का मिथ है मन का कि नए सवाल होते हैं, चाहे कुछ भी कहे ABCCBA, हमें उसी डायरेक्शन में उसी चीज को याद करना है। बहुत बार बच्चा जब एनालिसिस करता है तो उसको पता लगता है कि मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं आया इस क्वेश्चन में, तो उसको फिर जाकर फॉर्मूलाज पढ़ने। ज़ूलॉजी एज एन होल मुझे लगता है सबसे इजी सब्जेक्ट है थ्रू आउट नीट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेनेट। और जैसे कि नीट के लिए 2 महीने रह गए हैं, 5 मई को नीट का एग्जाम होने वाला है। हमारे बीच है मेनेट की 2 फैकल्टीज जो आपको हेल्प करने वाली हैं कि 2 महीने में क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें कि आपके जो मार्क्स हैं वो बेहतर आप सिक्योर कर सके। सो मेरा पहला सवाल प्रतीक सर आपसे रहेगा। सो प्रतीक सर, नीट में रह गए हैं 2 महीने और फिजिक्स आई थिंक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, कैसे प्रिपेयर करें? देखिए 2 महीने अगर रह गए हैं, हम मान के चलते हैं कि बच्चे ने बेसिक पढ़ा होगा, तो अभी उसको सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी जो अपनाना चाहिए वो ये करना चाहिए कि वो अपने जो लेक्चर नोट्स हैं जो उनके टीचर ने उनको दिए हैं वो रिवाइज करें। उससे ये होगा कि हर एक छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, फॉर्मूले रिवाइज होंगे और खासकर जो सवाल हर कॉन्सेप्ट के बाद आते हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे। तो लेक्चर नोट्स पढ़ने से हमें ये फायदा होगा कि सारा एक जो पूरा डिटेल में रिवीजन है हमारा, हम पूरा हर एक टॉपिक को गो थ्रू कर पाएंगे। और साथ में हमें जो है वो टेस्ट देने चाहिए, कुछ पार्ट सिलेबस टेस्ट भी देने चाहिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से टॉपिक्स में हम कमजोर हो रहे हैं, और फुल लेंथ टेस्ट ताकि हमें पता चल पाए कि हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। डिफरेंट सेक्शंस या डिफरेंट टॉपिक्स के जब सवाल हमारे सामने आ रहे हैं तो हम स्विच कर पा रहे हैं कि नहीं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किस टॉपिक का सवाल है, किससे है, नहीं है। राइट। तो ये 2 चीजें करनी चाहिए, एक तो लेक्चर नोट्स अच्छे से रिवाइज करें, उसके अलावा पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट में अपीयर करना चाहिए। ऑलराइट, सो आई थिंक सर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज दे रहे हैं टेस्ट्स पर। बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या आप सही कर रहे हैं और क्या है जिसमें स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। सो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अब कुछ बच्चे हैं जो सोचते होंगे कि फिजिक्स में जैसे कुछ सवाल हैं जो हो गए हैं पर कुछ नया है जो रह गया है, हमने किया ही नहीं है, तो उनको क्या वो नया ट्राई करने चाहिए सवाल या फिर पुराने की ही रिवीजन करनी चाहिए? देखिए ये ना एक बच्चे का मिथ है मन का कि नए सवाल होते हैं। जनरली ये होता है, अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो एक कुछ लिमिटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपने बेसिक कर रखा है, जैसे मैंने बोला कि आपने लेक्चर नोट्स पढ़ रखे हैं, आपने आपका पैकेज सॉल्व कर रखा है, तो हर एक वैरायटी आपकी कवर ऑलरेडी हो चुकी है। अब ऐसे तो सवाल दुनिया में अनलिमिटेड है, हम ये सोचेंगे कि हर एक सवाल में करके जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये करना चाहिए कि जो भी आपका स्टडी पैकेज है उसको आप एक की बजाय 2 बार 3 बार कर लीजिए। उससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। कॉन्सेप्ट डेवलप एज इन कि आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सवाल इस तरह से करना होता है। जैसे बहुत बार बच्चे टीचर से पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है कि इसमें ये करना था, तो वो तभी हो पाता है क्योंकि एक टीचर जब कर रहा है तो उसने पैकेज बहुत बार किया हुआ है, तो उसे पता है मुझे इस सवाल में ये करना है, और यही कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल। तो वही करना चाहिए कि जो भी स्टडी पैकेज है या जो टेस्ट पेपर्स आपके इंपॉर्टेंट है उनको बार बार करें, 2 से ज्यादा बार करें, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाए। ऑलराइट, आई थिंक ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है फिजिक्स सब्जेक्ट से, आई थिंक ये सभी सब्जेक्ट्स में है। तो दीपिका मैम, आपका क्या कहना है? जैसे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि बायोलॉजी में लेट्स से कि कुछ टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो रह गए हैं मे बी, और कुछ है जिनकी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने अच्छे से बना ली है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन स्टूडेंट्स को? सेम स्टोरी, मतलब मुझे लगता है कि नीट का पूरा पेपर बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होता। नीट का पेपर NCERT बेस्ड आता है, तो वही सेम टॉपिक्स आपको दोबारा गो थ्रू करने चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन की भी टेंडेंसी है, साइकोलॉजी है, जैसे मेमोरी कन्वर्जन के लिए शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। बिल्कुल। अगर एक ही टॉपिक रेपिटेड रिविजन के साथ कर रहे हैं तो वो चीज अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। वो क्लियर भी हो जाएगी और वो तुम्हारे दिमाग के अंदर सेटल भी हो जाएगी। राइट। तो रिपीटेड रिवीजन सबसे ज्यादा नेसेसिटी है, और वो रिवीजन का चेक करने का एक ही तरीका है, दैट इज द टेस्ट सीरीज। बिल्कुल। एवरी चाइल्ड, नो मैटर उसकी कितनी भी तैयारी है, चाहे वो 5% है, 10% है, 15, कितनी भी रह रही है, कितनी भी है, अपीयर फॉर द टेस्ट सीरीज। राइट ना, व्हेन यू आर अपीयरिंग इन द टेस्ट सीरीज वो पता चलता है कि आपने कहाँ पे टॉपिक मिस हुए। कई बार मुझे लगता है कि एक चैप्टर है स्पेसिफिक, मुझे आता है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, बट वो टेस्ट देते टाइम पे मुझे पता चलता है ओ ये वाला तो एक टॉपिक जो था वो तो मैंने रिवाइज करा ही नहीं था, वो बाय चांस ही स्किप हो गया। तो फिर वो टेस्ट सीरीज के अंदर हमें पता चलता है। तो पार्ट सिलेबस भी हो और कंप्लीट सिलेबस भी हो, बिल्कुल, तो वो अपने आप जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप होने शुरू हो जाएंगे। एंड दिस वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग, अभी तो हम जैसे 2 महीने बचे हैं उसके लिए कर रहे हैं, बट आई वुड एडवाइज दी स्टूडेंट
नॉट ओनली फॉर द 2 months है ना, बट मुझे थ्रू आउट द ईयर जब मैंने कोर्स इनरोल कर लिया है और मुझे पता है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द नेशन, तो मुझे ये श्योर हो कि मैं टेस्ट स्किप नहीं करूँ. नो मैटर माई प्रेपरेशन, आई शुड नॉट स्किप द टेस्ट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो टेस्ट आपको एक मिरर शो करता है. बिल्कुल, तो वो बहुत नेसेसिटी, और मेरी रिक्वेस्ट है ये हर बच्चे के लिए ही कि आप चाहे अभी आप नीट अपेयर कर रहे हैं या मे बी यू विल गेट अनदर चांस टू प्रिपेयर फॉर नीट, आप टेस्ट को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि टेस्ट के साथ आपकी रिविजन अप टू द डेट रहती है. राइट. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपके लिए ये बहुत बहुत गौर करने वाली चीज है कि दोनों ही फैकल्टीज ने हमारी टेस्ट सीरीज के ऊपर बहुत ही एम्फेसाइज दिया है, तो आपको बिल्कुल भी टेस्ट स्किप नहीं करने हैं. सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि इन 2 महीनों में केमिस्ट्री की रिविजन कैसे कर सकते हैं, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, केमिस्ट्री के लिए 3 पार्ट हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. तीनों को अप्रोच करने का तरीका अलग है. बिल्कुल. जैसे फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो अगर फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली. इनऑर्गेनिक के लिए अगर एनसीईआरटी फॉलो करेंगे रिगरसली, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मगअप करने की होती हैं, तो एनसीईआरटी अगर बच्चा पढ़ता है तो नीट में जो सवाल आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के देखे हुए आएंगे, अगर उसको एनसीईआरटी पूरा याद है तो. ऑर्गेनिक के लिए बच्चा ये कर सकता है कि जो भी रिएक्शंस हैं उनको याद करे, मैकेनिज्म्स वगैरह देखे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. सो आई थिंक प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल राइट. दीपिका मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, 2 महीने में जूलॉजी की अगर बात करें तो उसकी कैसे रिवीजन हो सकती है, क्या एडवाइस रहेगी आपकी कि बच्चा 180 मार्क्स सिक्योर कर ले? जूलॉजी एज इन होल मुझे लगता है सबसे इजी सब्जेक्ट है थ्रू आउट नीट, बट द चांसेस ऑफ स्कोरिंग लेसर इज ऑल्सो इन जूलॉजी, क्योंकि उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी. मुझे पता है कि मेरा ही सिस्टम है, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बट उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको माइन्यूटली याद रखनी पड़ती हैं. तो अगेन वो याद रखने का एक ही तरीका है, रेपिटेड रिविजन. और अब कंक्लूडिंग है ना, ये तो भाई एनसीईआरटी हमारा बाइबल है. एनसीईआरटी चाहे कुछ भी कहे, ABC, CBA, XYZ, हमें उसी डायरेक्शन में उसी चीज को याद करना है. तो एनसीईआरटी विद इन द गैप ऑफ दिस 2 months एनसीईआरटी आप लोगों को बहुत बहुत रेपिटेडली पढ़नी है, रिवाइज करनी है, बार बार करनी है, अलॉन्ग विद द नोट्स. नो व्हेन यू आर रीडिंग एंड यू आर रिवाइजिंग थ्रू आउट द नोट्स, तो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि टीचर क्लास में भी बताता है कि यार ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये इस फॉर्म में आता है, ये करंट ट्रेंड्स रहे हैं. तो वही एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर आउट होनी शुरू हो जाएंगी. एडिंग एक और पॉइंट, एनसीईआरटी में बहुत सारी डायग्राम्स रहती हैं, तो मेक श्योर यू ऑल सी टू द डायग्राम्स वेरी वेरी प्रिसाइसली, क्योंकि वो ABC आप लेबल करिए डायग्राम. बहुत बार क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ डायग्राम के फॉर्म में आपको लेबल करने के लिए देते हैं. तो एनसीईआरटी ऑल एंड ऑल आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है. उसकी एक एक लाइन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर फॉर स्कोरिंग 180, एंड इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. 180 बहुत कॉमन है कि जूलॉजी में आते हैं. ओके, तो मतलब अचीवेबल है, वेरी वेरी मच अचीवेबल. ओके, ऑल राइट. सो मैम, जैसे आपने एनसीईआरटी की बात करी, सो लेट्स से बायोलॉजी में अब कोई स्टूडेंट लेट्स से 2 months सिर्फ एनसीईआरटी से ही रिवीजन करे, क्या वो सफिशिएंट है? यस, आई फील दैट द एनसीईआरटी रिवीजन, बट along again I am adding, आप सिर्फ 2 months की रिवीजन की बात कर रहे हैं, राइट? 2 months. When we are preparing throughout the year, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो है वो टीचर बताता है, नॉट एक्चुअली एक्स्ट्रा, वही सिलेबस को थोड़ा सा एलेबोरेशन में बताया जाता है. बिल्कुल. तो वो एनसीईआरटी को याद रखने के लिए वो आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, बट इन द लास्ट 2 months एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट इफ यू फील कि एनसीईआरटी का मुझे ये वाला टॉपिक थोड़ा भी कम समझ आ रहा है, तो प्लीज रेफर योर नोट्स अलोंग. राइट. मतलब बट एनसीईआरटी आपका मेजर बेस होना चाहिए, ताकि आप लोगों को, बच्चों को सब चीजें जो है वो इजीली समझ आ जाएं, याद होनी शुरू हो जाएं. याद तो बच्चा थ्रू आउट ईयर करता ही है, मतलब तो ये रिवीजन है, एंड टाइम रिवीजन, जो कि एनसीईआरटी के बेस से होनी चाहिए. ओके मैम, जैसे हमने टेस्ट्स की बात करी, तो अब 2 महीने की अगर बात की जाए तो रोज फुल टेस्ट्स देने की क्या इंपॉर्टेंस है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसीलिए एक टेस्ट सीरीज का कोर्स भी लॉन्च होता है, क्योंकि बच्चा जब रिवाइज करता है तो उसकी जो गलतियां हैं वो सिर्फ टेस्ट से ही पता चलती हैं. दैट इज व्हाई ऑल द एजुकेशन सिस्टम, इफ यू सी, आपको एक टेस्ट के थ्रू ही सिक्योर करना पड़ता है. आप किसी भी क्लास में भी आगे जाते हैं ना, आप टेस्ट देते हैं. बिल्कुल. तो इसी तरह एक बड़े लेवल के पेपर के लिए भी आपको रोज टेस्ट दो. नो, इनिशियली आप थोड़े पार्ट टेस्ट दो, मतलब मैंने अपने सिलेबस को डिवाइड कर लिया इनटू 4, 8, वो आप
उसको दो एंड देन यू प्रैक्टिस दी होल फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। वो एटलीस्ट अपीयर 20, 25, 30 टेस्ट, मतलब आपको मिनिमम इतने हो। एंड इट इज़ वी यूजुअली से कि हमारा प्रेडिक्शन भी रहता है कि अगर बच्चा टेस्ट सीरीज में स्कोर जितना भी ला रहा है उसका थोड़ा सा मार्क ऊपर ही कर दे, वो उतने टेस्ट में आते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो टाइम मैनेजमेंट आती है, जो कि बच्चा नॉर्मली पढ़ते हुए नहीं करता। वो 3 घंटे में मुझे 4 सब्जेक्ट किस तरीके से करने हैं वो बताया जा, वो बच्चे को ही पता चलता है ना। सपोजिटली आई एम गुड एट बायोलॉजी बट माई फिजिक्स इज अ वीकर पॉइंट, तो मुझे टेस्ट करते हुए पता चलेगा। बिल्कुल। और उल्टा केस भी हो सकता है सामने वाले स्टूडेंट का, उसको लगता है कि उसको पहले फिजिक्स करनी है, वो फिजिक्स करेगा, बायोलॉजी एंड में करेगा। तो ये आपका पैनिक पॉइंट जो रहता है ना कि मेरा फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, वो टेस्ट के टाइम पे ही पता चलेगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको टेस्ट कैसे करना है। और मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ बच्चों को कि आप हर टेस्ट को, इनिशियल टेस्ट को, नॉट ऑल, इनिशियल टेस्ट को डिफरेंट स्ट्रैटेजी से सॉल्व करो। सपोजली यू ट्राई पहले बायोलॉजी करो, आपको ट्राई करोगे तो पता चलेगा ना कि मेरे को बायोलॉजी आ रही है, राइट, कि मेरे को केमिस्ट्री आ रही है, मेरे को फिजिक्स पहले करने में मजा आ रहा है। सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू नो ओनली ड्यूरिंग दी टेस्ट सीरीज। बिल्कुल। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फिलिंग अप ऑफ द OMR शीट। OMR कैसे फिल करना है, बबल पूरा सर्कल करना है, आधा करना है, कौन से पेन से करना है, इन द टाइम गिवन स्लॉट ओनली। आपको आपकी इंस्ट्रक्शंस में नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, दैट ऑल हैज टू बी फिल्ड। तो वो आपको प्रैक्टिस के टाइम पे ही पता चलेगा कि मुझे वो 3 घंटे में मुझे पेपर सॉल्विंग के साथ साथ मुझे OMR शीट भी भरनी है। तो वो बच्चे हमारे थ्रू आउट माई करियर आई हैव सीन, मैंने 150 क्वेश्चन छोड़ना था पर मैंने 151 का आंसर 150 में लगा दिया। अब थ्रू आउट मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गए। सो वो मुझे आते हुए भी वो मेरा नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो वो बच्चे को कहाँ ही पता चलेगा, वो टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस के अंदर ही पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो टेस्ट सीरीज आई फील एवरीबडी शुड गिव इन दी लास्ट मंथ। Day 1 टेस्ट दैट शुड बी, यू शुड गिव डेली 3 hours, वो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए ही होने चाहिए। एंड द पेपर इज 3 hours 20 minutes नाउ। आप 3 hours में कंक्लूड करो। वो 20 minutes जो आप पैनिक के रखते हैं, इनिशियली 20 minutes आप उसको छोड़ दो। डोंट काउंट इट इन योर स्पैन कि वो मेरे पास है भी, वो नहीं है। वो आप कंक्लूड करके चलो मुझे 3 घंटे में ही नीट का पेपर खत्म करना है, एनी हाउ। राइट। सो आई थिंक मैम ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बात कही, OMR शीट को लेकर हम एकदम पैनिक हो जाते हैं और जो आंसर हम छोड़ रहे हैं हम उसी को मार्क कर देते हैं, राइट। सो आई थिंक अगर आपको इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो, क्या डूज एंड डोंट्स है मे बी, तो हम ऐसा कुछ वीडियो प्रिपेयर बिल्कुल हमारी फैकल्टीज कर सकती हैं। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रतीक सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। सो लेट्स से देयर इज अ स्टूडेंट जो रेगुलरली टेस्ट दे रहा है, राइट, और उसके फिजिक्स में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं, तो अब 2 महीने में क्या करना चाहिए उस बच्चे को? देखिए, टेस्ट देने के साथ साथ उससे भी ज्यादा जरूरी जो चीज है वो उसका एनालिसिस है। अगर बच्चा टेस्ट का एनालिसिस करता है तो उसको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस वो हर बार गलत कर रहा है या किस कारण से वो क्वेश्चन गलत कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बार बच्चा जब एनालिसिस करता है तो उसको पता लगता है कि मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं आया इस क्वेश्चन में, तो उसको फिर जाकर फॉर्मूलाज पढ़ने। बहुत बार बच्चे को लगता है कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहा हूँ, तो उसको केयरफुल होकर सवाल को सॉल्व करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को यही पता नहीं लगता कि ये सवाल कौन से चैप्टर का है या कौन से टॉपिक का है, तो मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसको उस पर्टिकुलर चैप्टर वो पता करके फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर ये करेगा बच्चा, थोड़ा सा पिन पॉइंट करेगा चीज़ों को कि कहाँ गलती हो रही है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, तो 2 महीना सफिशिएंट टाइम होता है ये चीज़ इम्प्रूव करने के लिए। तो डेफिनेटली मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। सो बेसिकली टेस्ट सीरीज सिर्फ अटेम्प्ट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको एनालाइज करना और भी उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो तो आपको, आपका कोचिंग है वो आपको देगा ही रिजल्ट तो उसका, बट वो जो एक स्कोर आया है वो नंबर से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये देखना कि क्या हमको आता है क्या नहीं आता है, और ये कैसे पता चलेगा हमें, एनालिसिस से पता चलेगा, ताकि अगली बार आप वो मिस्टेक्स ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। दीपिका मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कुछ बच्चे आई थिंक इन 2 महीनों में, लेट्स से कि जूलॉजी के लिए भी कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो लास्ट मिनट आप देना चाहें कि 2 महीने रह गए हैं, इस तरीके का स्केड्यूल आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हर किसी के लिए वैसे अलग अलग चीजें काम करती हैं, बट इन जनरल कि ये चीजें आप फॉलो करो तो आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। जैसे कि आपने बोला दैट इज स्टूडेंट स्पेसिफिक, राइट, है ना, बट आई यूजुअली से कि 2 महीने में आपको पहली चीज तो पढ़नी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के बाहर डू नॉट हसल, क्योंकि हमें पता है कि पेपर इज प्योरली एनसीईआरटी
that you have to study and go through. Now the major tip and trick I say is go through the chapters. First go through that chapters जो कि आपको लगता है कि आपको कम आते हैं. Don't read the chapters. मुझे पता है कि मुझे यार सेल है, जैसे सेल साइकिल या सेल चैप्टर है, मुझे सेल आता है पर मुझे सेल साइकिल नहीं आता. तो ह्यूमन टेंडेंसी क्या रहती है कि यार इजियर वाला पार्ट हम पहले करेंगे. डोंट डू दिस. रिवाइज फर्स्ट दैट चैप्टर जो कि आपको लगता है कि आपके थोड़ा कम समझ में आया था. यू नीड टू गो थ्रू द टेस्ट अगेन और द रिवीजन अगेन. तो वो वाले चैप्टर्स पहले आप यू हैव टू बी ऑनेस्ट. यहां पे ऑनेस्ट होना पड़ेगा. बिल्कुल. तो आपको पहले आप जॉटेड डाउन दैट ह्यूमन फिजियोलॉजी में मुझे एक्सक्रीशन यूजुअली बच्चों को मुश्किल लगता है, केमिकल के डिजीजेस याद करने मुश्किल रखते हैं ना. तो वो जो चीजें हैं वो आप लोग एंड राइट इट डाउन एंड पेस्ट इट ऑन द वॉल. जब आप सुबह उठो गो थ्रू इट. एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो आप लिख लो एक जगह पे. आप जब लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा एंड पेस्ट इट. सुबह उठो 2 बार देख लो, आपको अपने आप याद हो जाएंगे. Right. तो जस्ट गो थ्रू दी टॉपिक्स which you feel or you find a little difficult than the easier one. Same with the whole of the biology, I'll say, not particularly of the zoology, whole of the biology. आपको बहुत सारे examples दिखेंगे जो कि are little difficult to remember. तो just do them first. Right. और वो हर हफ्ते में एक बार कर लो ताकि आपका उससे टच बना रहे. ऑल राइट. प्रतीक सर, आप फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली जैसे कि अब 2 महीने में क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी किस तरीके से? देखिए, रिवीजन तो सबसे जरूरी है फिजिक्स में, फॉर्मूलाज. तो बच्चे को यही करना चाहिए कि रोज जो है वो हर चैप्टर के फॉर्मूलाज रिवाइज करें. एक बंच ऑफ चैप्टर्स बना लिए कि फर्स्ट चैप्टर से लेके 5th चैप्टर तक आज रिवाइज करूंगा, तो केवल फॉर्मूलाज रिवाइज कर ले. क्योंकि नीट में जो सवाल आते हैं वो बहुत डायरेक्ट होते हैं. उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एक फॉर्मूला लग के आंसर आ जाता है. तो अगर बच्चे को फॉर्मूला भी याद है या फिर जो भी टर्म्स गिवन है उससे भी बच्चा फॉर्मूला बना के और उस सवाल को सॉल्व कर सकता है. तो फॉर्मूलाज पढ़ने चाहिए. और मेजॉरिटी बच्चों की यही दिक्कत होती है कि राइट टाइम पे उनको फॉर्मूला नहीं याद नहीं आता है. राइट. तो वही है कि वो चीज ना हो, उसके लिए फॉर्मूलाज रोज रिवाइज करें. दैट आई गेस इज पेपर प्रेशर जिसकी वजह से बच्चा बहुत चीजें, हाँ बहुत. आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि हॉल में एंटर, टेस्ट में एंटर करने से पहले ही दे पैनिक्ड. वी हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन, शी पैनिक्ड. वो पेपर ही नहीं दे पाई, मतलब वो नहीं हो पाया. सो दिस 2 months का रिविजन का एजेंडा यही रहता है कि आप लोगों को ना ये प्रैक्टिस हो जाए कि भाई पेपर के टाइम वो 3 घंटे ना थोड़े स्ट्रेस में आएंगे. इट इज ऑल 2 years of hard work that is to be shown in that 3 hours. राइट. तो वो बहुत नेसेसिटी है. और ये 2 महीने का रिवीजन इसीलिए हम बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि 2 महीने में रिवीजन नथिंग न्यू, ताकि आप उस 3 hours के स्ट्रेस के लिए अपनी बॉडी को और अपने माइंड को अभी से प्रिपेयर कर लो. राइट. और वो जितनी बार रिवीजन हो जाएगी ना कि आपको स्ट्रेस में भी याद आ जाएगा. राइट. ये तो हमने कहीं पढ़ा था. वो दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी, हमारे माइंड की टेंडेंसी है वो. तो अगर मैंने कोई चीज बहुत बार पढ़ ली है, मैंने 10,000 मतलब 100 टाइम भी पढ़ ली है, तो मुझे पता होगा कि हाँ यार ये तो ऐसा था, मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, मेरे को वो टर्म या एग्जांपल्स अपने आप याद आ जाएंगी. दैट इज व्हाई वी से द रिवीजन in these 2 months is very very important, because it is not only going to help you aid the marks, but it is also going to prepare you for the pressure that you are going to face during the examination. वो सबसे ज्यादा जरूरी है, I guess. राइट. आई थिंक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि अब 2 महीने रह गए, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और इन 2 महीनों में वो जो प्रेशर आ रहा होगा उनके ऊपर, उससे कैसे वो हैंडल करें? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे लगता है तभी आता है जब मैंने रिवीजन या मैंने थोड़ी सी कम पढ़ाई करी है. तो ये 2 महीने में थिंग्स आर अचीवेबल, ऐसा नहीं है. फॉर बायोलॉजी इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, जैसे कि एक मेरा स्टूडेंट था, वो zoology उसको अच्छी लगती थी, पर वो बॉटनी में थोड़ा सा ही डिड नॉट लाइक टू स्टडी बॉटनी. में बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी है, तो बोला था यार कर लेंगे ना, यू यूज्ड टू डू दिस. तो व्हाइल डूइंग द टेस्ट आल्सो सेम थिंग, उसके पेपर में भी रिफ्लेक्ट होता था कि बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर आ रहे हैं, बॉटनी में नहीं आ रहे. राइट. तो फॉर द 2 months ही व्हाट इट डिड वाज ही फोकस्ड प्राइमरीली ऑन बॉटनी, कि भाई अब ये बॉटनी कर देंगे, अच्छे से कर देंगे. एंड ही डिड एक्चुअली. तो वो 2 महीने में ही उसने पूरी बॉटनी को
बाकी सारे सब्जेक्ट्स के इक्वल ला के रख दिया एंड ही स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स इन अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज ऑल्सो। तो अब मैं वही फिर से अगेन है ना, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपको प्रेशर भी लग सकता है, बट उसकी एक ही वजह होती है जब आपने ऑनेस्टी से अपना काम नहीं किया था, तैयारी तो पूरी नहीं है। तो अब आप ये 2 महीने बी ऑनेस्ट विद यू दैट आई डोंट नो दिस एंड कॉन्टैक्ट एंड टॉक टू योर टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स। राइट, सबसे ज्यादा जरूरी ये लगता है कि पेरेंट्स को भी पता हो कि हमारा बच्चा कहाँ पे वीक था, वो भी उनको हेल्प करे। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इन ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली इन दिस बिगर एग्जामिनेशन, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उनका स्कूल में था। वो इन्वॉल्व रहते हैं तो बच्चा अपने आप डर से भी पढ़ता है और आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी पढ़ता है। राइट, माय पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, माय पेरेंट्स आर पेइंग दिस फीस, आई टू डू दिस मार्क्स, या मुझे कॉलेज में भी जाना है। तो वो सब फैक्टर्स इसमें बहुत इंक्लूड करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर, यस, कांस्टेंट प्रेशर जो है वो आप पेरेंट्स से भी टॉक आउट करो, अपने टीचर से भी करो, तो वो एक्चुअली आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं कि आप मूव करिए कि एटलीस्ट यस यू स्कोर दिस मार्क्स, इतना तो करके आएंगे तो इतने नंबर आएंगे, इतने नंबर आएंगे तो आपको एक सीट we will secure a seat. Right. So you talk out to your teachers, prepare a plan, a strategy that how do we move, अगले चैप्टर्स कैसे करने हैं, कौन से चैप्टर्स प्रायर पे करने हैं, क्योंकि कितने वेटेज, ऐसा नहीं कि अब मैं सपोजिटली केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स करने लग जाऊं जिसमें हार्डली वी सी लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन कंपेयर टू दी चैप्टर जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। सो फोकस ऑन दी चैप्टर्स व्हिच आर मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हिच पुट मोर वेटेज इन द एग्जामिनेशन। राइट, तो वो ज्यादा जरूरी है इस केस के अंदर। ऑल राइट। सो आई थिंक ये जो हमारा सेशन है आप सभी को पसंद आया होगा, और स्टूडेंट्स ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं जिनके लिए आपको लगता है कि आपको हमारी फैकल्टीज हेल्प कर सकती हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस स्पेसिफिक एरिया में हमें हेल्प चाहिए, चाहे वो किसी टॉपिक से रिलेटेड हो या वो किसी ऐसी चीज से रिलेटेड हो जिसको आप फेस कर रहे हैं। जैसे हमने सेल्फ डाउट, हमने बात करी कि मोटिवेशन डाउन हो सकती है इस टाइम पे, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके अलावा हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपके साथ, हमारी नेक्स्ट फैकल्टीज के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।